जी, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्वेश्चन नंबर 58 से हमने 59 से स्टार्ट लेना है। व्हाट इज़ रोल ऑफ़ कम्युनिटी इन स्कूल्स। हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। 58 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 59 से हमने अभी स्टार्ट लेना है। रोल ऑफ़ सोसाइटी या कम्युनिटी इन स्कूल इम्प्रूवमेंट, या स्कूल्स में स्कूल कम्युनिटी का, सोसाइटी का क्या किरदार होता है। 1994 में 1994 में पंजाब में स्कूल्स के अंदर स्कूल जो हमारा 8वां 5 साला मनसूबा था, 5 ईयर जो प्लान थे, आठवें प्लान में इस बात पे ज़ोर दिया गया था कि स्कूल्स के अंदर कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन या इन्वॉल्वमेंट उसको बढ़ाया जाए। तो उस वक़्त 1994 में स्कूल्स के अंदर एक कौंसल का क़याम अमल में लाने की तजवीज़ पेश की गई थी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से। फिर इसका नाम 2000 में आके स्कूल कौंसल रख दिया गया। तो स्कूल कौंसल या स्कूल कम्युनिटी का स्कूल्स के अंदर क्या रोल होता है। 2007 में इसकी पहली पॉलिसी आई, बाकायदा पॉलिसी। उसमें कहा गया कि 7 से 13 मेंबर आपके 7 से 15 मेंबर आपके स्कूल कौंसल के होंगे, बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल में। फिर 2013 में इसकी रिवाइज्ड पॉलिसी आई, उसमें 9 से 17 मेंबर, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिसी है इसके मुताबिक स्कूल कौंसल में 9 से 17 मेंबर जो है वो मिनिमम 9 एंड मैक्सिमम 17 होने चाहिए। अब इसका सवाल ये है कि इनका किरदार क्या होता है। सबसे पहले तो स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान, स्कूल के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट प्लान तश्कील दिया जाता है उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ड्रॉप आउट को मिनिमाइज़ करने के लिए, एब्सेंटिज़म को कंट्रोल करने के लिए, इस तरह जो स्कूल्स के कोई लोकल लेवल के इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स होते हैं, पेरेंट्स से कांटेक्ट करने के लिए, इन सारे मामलात को देखने के लिए स्कूल कौंसल का बहुत ही अहम किरदार है। जो लास्ट ईयर जो है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी पंजाब ने, उसने तो बाकायदा तौर पर जो स्कूल कौंसल के मेम्बरान थे उसमें बेस्ट स्कूल कौंसल मेंबर को ब्रास जो है वो जो तमगा दिया जाता है, ये तमगा भी दिया स्कूल इन्वॉल्वमेंट में और स्कूल की इनरोलमेंट को, तादाद को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टास्क हैं। School is reflection of society. Parents, teachers, school council members, politicians, all are stakeholders of schools. They have key role in admission of students, improvement of schools, school-based action plan, solution of local school problems, parent-teacher meeting for absenteeism to minimize dropout and for implementation of school policies. तो इन सारे टास्क में स्कूल कौंसल का बहुत अहम किरदार होता है। What is meant by administration? एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ये सवाल अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया, कोई बता सकता है? और मैनेजमेंट जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ये दोनों लैटिन जो है ओरिजिनेटेड वर्ड्स हैं। मिनिस्टिक लैटिन वर्ड है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड डिराइव किया गया है। इसका मतलब होता है सर्विसेज या लुक आफ्टर। मैनेजमेंट भी एक लैटिन वर्ड है, मैनूज, जिसका मतलब होता है हैंड, इससे डिराइव किया गया है। क्या डिफरेंस होता है? जो ये टॉप लेवल का जो फंक्शन होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ एंड प्लान फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट ऑपरेट्स। वो तमाम गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ और प्लान तश्कील देना जिसकी बुनियाद पर कोई भी इदारा ऑपरेट करता है या उसकी मैनेजमेंट ऑपरेट करती है, ये क्या कहलाती है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना, पॉलिसी बनाना, डिसीजन लेना, बजट डिसाइड करना, रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटेड स्टाफ की ट्रेनिंग कराना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पंजाब में सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर्स, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो सीईओ, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम डिसीजन लेना, पॉलिसीज़ बनाना,
ये होता है, और डायरेक्शन देना होता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। जो गोल्स बनाए, जो पॉलिसी बनाई, जो प्लान बनाया, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कराना मैनेजमेंट का काम है। स्कूल का हेडमास्टर, स्कूल प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये मैनेजर होते हैं, इनका काम मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द अदर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो गोल्स या जिन गोल्स की बेस पे प्लान तश्कील दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैनेजमेंट का काम होता है उन गोल्स को अचीव करना। स्कूल का हेडमास्टर जैसे है, अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पॉलिसी बनाना, मैनेजमेंट का काम होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है डिसीजन लेना, मैनेजमेंट का काम होता है एग्जीक्यूशन का, यानी गवर्नेंस का। जो काम हो रहा है वो जो प्लान बना है या जो काम हो रहा है वो कितना इफेक्टिवली हो रहा है। अच्छा, ये लोअर या मिडिल लेवल पे होती है मैनेजमेंट, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल का फंक्शन होता है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ विल डू, ये फंक्शन होते हैं किसके? मैनेजमेंट के। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? थिंकिंग फंक्शन होता है। उसने सोचना है, डिसीजन लेना है, बजट डिसाइड करना है, डायरेक्शन देनी है। जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का बेसिक डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ मेजरमेंट एंड असेसमेंट? हम क्लास में एक टेस्ट लेते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मेरी क्लास है, मैंने उनको बायो पढ़ाई है, एक चैप्टर या 2 चैप्टर। अब मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और उनके आंसर्स भी, उसकी आंसर की भी बनाता हूँ। तो टेस्ट सबसे पहले मैं बनाता हूँ। टेस्ट किसको कहते हैं? सेट ऑफ क्वेश्चंस को कहते हैं। जब हम एक किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, जो टूल यूज़ करते हैं, ये इसको हम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट या टूल यूज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन, इसकी ये भी डेफिनेशन होती है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं अपने बच्चे की। या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको सिंपल वर्ड्स में, जो मैं और आप ज़्यादा जानते हैं, कि टेस्ट क्या होता है? सेट ऑफ क्वेश्चंस है, इसको हम टेस्ट कहते हैं। अब ये टेस्ट जब मैंने कंडक्ट कर लिया, टेस्ट कंडक्ट हो गया, उसके बाद जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, उसको टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो गया, उनके रिस्पॉन्सेज आ गए, आंसर शीट्स मेरे पास आ गई। अब मैं उन आंसर शीट्स की स्कोरिंग करता हूँ, नंबर लगाता हूँ। ये जो मार्किंग करना है मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके टेस्ट की, इसको मैं कहता हूँ मेजरमेंट। अब जब मैंने उनकी स्कोरिंग कर ली, तो अब मैं क्लास के अंदर अपने ही बच्चों की क्या कर रहा हूँ? रैंकिंग कर रहा हूँ, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, A B C D ग्रेड। मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ अपने उसी रिज़ल्ट की जो कि मैंने मेजरमेंट से डाटा लिया है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा इज़ नाउन एज असेसमेंट। इसके बाद आती है इवैल्यूएशन। इनका राइट सीक्वेंस भी यही है। इवैल्यूएशन बेसिकली किसी भी प्रोसेस की, चाहे वो आपका एक लेक्चर है, चाहे वो आपका एक चैप्टर है, चाहे वो आपका एक साल है, आप एक मुकम्मल प्रोसेस की, जो कुछ आपने किया, उस सारे प्रोसेस की जब आप वैल्यू जजमेंट करते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय वैल्यू जजमेंट या वर्थ, वैल्यू, क्वालिटी, डिसीजन अल्टरनेटिव्स के लिए, डिसीजन लेने के लिए ये हम करते हैं। मसलन पास फेल करना है, प्रमोट डिमोट करना है बच्चे को, रिटेन रखना है, मेथड्स ऑफ टीचिंग हमने चेंज करने। तो एंड पे जो होती है वैल्यू जजमेंट या वर्थ, क्वालिटी किसी भी प्रोसेस की मेजर करने के लिए, इसको हम क्या जो की जाती है, इसको हम एवेलुएशन कहते हैं। एवेलुएशन अगेन किसकी बेस पे हम करते हैं? उसी टेस्ट की बेस पे करते हैं जो कि हमने सीक्वेंस में बिल्कुल स्टार्ट में लिया था। तो टेस्ट, फिर असेसमेंट, मेजरमेंट, फिर असेसमेंट और फिर एवेलुएशन आती है। ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका राइट सीक्वेंस भी यही है, और इन चारों को मेजरमेंट टूल या असेसमेंट टूल्स भी कहा जाता है। इन चारों को मेजरमेंट या असेसमेंट टूल्स भी कहा जाता है, इनका राइट सीक्वेंस भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग मेथड विल यू यूज़ इन योर क्लास? अब ये सवाल आपसे यूं भी हो सकता है कि आप स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, एंड अगेन अगर आप कॉलेज लेवल पे आएंगे तो कौन सा टीचिंग मेथड को आप प्रेफर करेंगे। सवाल 2 तरह से हो सकता है। अब अगर फ़र्ज़ करें सवाल ऐसे होता है कि आप स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे।
अब स्कूल लेवल पे हमारे यहाँ जो कोई एक स्पेसिफ़िक टीचिंग मेथड या स्पेसिफिकल फ़िलासफ़ी हम उसको फॉलो नहीं करते। मसलन हम सिर्फ एक्टिविटी मेथड यूज़ नहीं करते, हम क्वेश्चन आंसर भी कर रहे होते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे होते हैं, हम एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, हम प्रोजेक्ट मेथड भी कर रहे होते हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर रहे होते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट जवाब ये है एक्लिप्टिक मेथड, यानी आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक ही अपनी लेक्चर या लेसन के दौरान मल्टीपल वे से बच्चे को टीच करेंगे। ये आपका बेस्ट आंसर है। और अगर आपसे अगेन पूछा जाए कि इनमें से बेस्ट कौन सा है जो आपने इंटीग्रेटेड अप्रोच या एक्लिप्टिक अप्रोच यूज़ की है, तो इनमें से बेस्ट आपको कौन सा है, तो जो भी आप बताएंगे, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड, आपको उसकी जस्टिफिकेशन आनी चाहिए कि भाई आप क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको आप एक्टिविटी, अगर फ़र्ज़ करें प्राइमरी लेवल पे बात की जाए तो हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड आप हर सब्जेक्ट में करा सकते हैं, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो आर्ट्स का है, ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स है। मसलन आपने मैथ का क्वेश्चन दिया, आप बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स बना लें, इंडिविजुअल टास्क दे दें, ग्रुप टास्क दे दें बच्चों को, बच्चे जो आपने किया बच्चे उसी को करेंगे। इट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी, यानी जो आपने कराया बच्चे सेम उसी को क्या करेंगे, इंडिविजुअल या ग्रुप की शक्ल में करेंगे। ये चाहे वो आपका रीडिंग से रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है, मेमोराइजेशन से रिलेटेड है, आर्ट से, जो भी टास्क है आपका वही बच्चे ने परफॉर्म करना है, ठीक है, इंडिविजुअली ग्रुप की शक्ल में। इट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी मेथड। तो इससे आप मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने क्लास, कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन मेरा सेशन नहीं किया था तो आपको मैंने वीडियो जो है वो तमाम कोर्स की भेजी हुई है। आप अपनी जो भी आपकी चॉइस है, हर टीचिंग मेथड के मैंने साथ में बताए हैं कि इसके बेनिफिट्स ये हैं। आप उनमें से अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी आपकी पसंद का है आप उसको देख लें, उसके बेनिफिट्स देख लें, और क्लासरूम में उससे जो टीचिंग या लर्निंग पे क्या असर पड़ता है वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। अब जहाँ पे मैं नहीं कर सकता उन चीज़ों को रिपीट अगेन, आप उसमें से देख सकते हैं। मुझसे अगर पूछा जाए तो प्राइमरी लेवल पे मैं एक्टिविटी बेस्ड मेथड को ज़्यादा प्रमोट करूँगा, क्योंकि मैं साइंस का ग्रेजुएट हूँ। इसी तरह एलिमेंट्री लेवल पे मैं डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोजेक्ट मेथड को ज़्यादा प्रमोट करूँगा। अब अगर हम बात करें कॉलेज लेवल की, तो हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन होना है। हमने वहाँ पे बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी, चाहे मेरा सब्जेक्ट साइंस भी है तो भी हमने वहाँ एजुकेशन नहीं पढ़ानी है। अब इंटर लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कौन सी एक्लिप्टिक मेथड आप यूज़ करेंगे, यानी कौन से मेथड्स आप ब्लेंड करेंगे। तो कॉलेज लेवल पे लेक्चर मेथड वेल नाउन है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो अप्रोच यूज़ की जा रही है, मेथड यूज़ किया जा रहा है वो लेक्चर मेथड है। अब इसके साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्कशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये 4 डिफरेंट मेथड हैं जो एजुकेशन के सब्जेक्ट के लिए हम कॉलेज लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर मेथड तो आप सब जानते होंगे। क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्रेटिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसको डायलेक्टिक मेथड या सोक्रेटिक डायलॉग भी कहा जाता है। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्टरी, डेवलपिंग, रिकैपिचुलेटरी एंड इवेलुएटरी। इंट्रोडक्टरी में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी जो नया टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। मसलन पाकिस्तान का फ्लैग है, उसमें कितने कलर हैं। अब है डेवलपिंग। अब डेवलपिंग में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी हमारी कोशिश ये होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आज फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन की है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही ना, बहुत प्रॉब्लम है वॉइस का, बहुत ही डिम है, समझ नहीं आ रही आवाज़ का। सर की आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। आपके पास नेटवर्क का इशू है, आप रीज्वाइन कर लें या अपना नेटवर्क चेंज कर लें। अच्छा, क्वेश्चन आंसर मेथड की हम बात कर रहे थे। इससे एक तो चले मैं इसके स्टेप्स पे नहीं जाता, वो आप देख लीजिएगा बुक या नोट्स में। इंट्रोडक्टरी, डेवलपिंग, यानी जो इंट्रोडक्टरी में नया टॉपिक जो हमने पढ़ाना है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जज किया जाएगा। डेवलपिंग में न्यू नॉलेज, जो नया टॉपिक प्रेजेंट किया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे से। पाकिस्तानी फ्लैग आपने देखा हुआ है, ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। पाकिस्तानी फ्लैग में कितने कलर हैं, ये डेवलपिंग क्वेश्चन है। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, चांद सितारा है, चांद किस चीज़ को जाहिर करता है, क्रेसेंट, स्टार किस चीज़ को करता है, 2 कलर किस। अब ये डेवलपिंग क्वेश्चन है। अब रिकैपिचुलेटरी, यही क्वेश्चन आप रिपीट करें ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ लग जाए। देन आता है एवेल्युएटरी, जब आप एंड पे बच्चे की असेसमेंट करें। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप क्वेश्चन करते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा आपका अट्रैक्टिव और अटेंटिव होकर बैठता है कि मुझसे भी सवाल पूछा जा सकता है।
दूसरे नंबर पे बच्चा सोचता है, तीसरे नंबर पे जो उसका प्रीवियस नॉलेज है वो उसको आपस में इंटीग्रेट करता है, टीचर का आंसर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता है, वो ट्रायल एंड एरर पे मतलब कभी सही बताएगा कभी गलत बताएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी डेवलप होगी कि अच्छा ये फ्लैग में 2 रंग हैं तो एक ज़्यादा है दूसरा कम क्यों है, तो इस तरह की अब ये बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा। ये तो दूसरा मेथड हो गया। तीसरे नंबर पे डिस्कशन। अब जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाना ना, बजाय इसके कि टीचर उसको पढ़ाना शुरू कर दे, वो 3-3 4-4 के ग्रुप्स बना के बच्चों से कि आप इसको डिस्कस करें, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। 3 या 4 के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, 3 स्टूडेंट के 4-4 स्टूडेंट के आपस में टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर टीचर के साथ शेयर करते हैं, टीचर उनकी करेक्शन कर लेते हैं। तो ये भी हम मेथड यूज़ कर सकते हैं कॉलेज लेवल पे। लास्ट वन है कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स। कोऑपरेटिव और डिस्कशन एक दूसरे से मिलते जुलते मेथड हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक सवाल करेगा दूसरा जवाब देगा, फिर दूसरा सवाल करेगा पहले वाला जवाब देगा, ये भी ग्रुप की शक्ल में होगा। तो कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स, डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड और लेक्चर मेथड, ये हम कॉलेज लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? चलें जी, कौन बताएगा साइकोलॉजी क्या होती है? जी और मैं बताऊं? जी बताइए। सर, साइकोलॉजी इज द scientific study of human behavior, mind, mental states and human relationship. जी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नाउन एज साइकोलॉजी। मेंटल। जी, साइकोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, कोई बता सकता है? सर ग्रीक। फर्स्टली से जो डिफाइन किया गया था वो जो है साइंस ऑफ सोल था, देन साइंस ऑफ माइंड, और जो करंटली है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसकी 4 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज थी स्टडी ऑफ सोल, सेकंड थी स्टडी ऑफ माइंड, थर्ड थी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फोर्थ एंड करंट है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो अब साइकोलॉजी कहा जाता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वो इज़ नाउन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, साइको एंड लोगोस। साइको मीन सोल एंड लोगोस मीन स्टडी। व्हाट इज, मैंने जहाँ पे एक क्वेश्चन जी सर मेरा जहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब किसी भी जिसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो, साइकोलॉजी की हो, तो क्या सर हम उसका ऑरिजिन नहीं बताएं? मीनिंग है नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बताएंगे, नहीं बताना चाहिए। आपसे डेफिनेशन पूछी गई, ओरिजिन नहीं पूछा गया। ये मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ दे रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसलिए पूछ रही थी कि बताने की जरूरत है नहीं बताने की, बिल्कुल भी ना बताएं। आप अपने अंदाज में डेफिनेशन कोशिश करें कि डेफिनेशन अपने वर्ड्स में बताएं, रटी रटाई ना बताएं, कोशिश करें। अगर आप अपने अल्फाज में नहीं एक्सप्रेस कर सकते तो फिर कोशिश ये करें कि आपकी डेफिनेशन जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। ये ना हो कि पहले वाली स्टेटमेंट बाद में आप बता रहे हो, बाद वाली जो है वो पहले बता रहे हो। तो कोशिश करें इसलिए अपने अल्फाज में इसको समझने की और बताने की। व्हाट इज़ ईफ़ा? ईफ़ा स्टैंड्स फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। 1990 में 1990 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया था जॉमटिन कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुई थी, कोई बता सकता है? सर मैं तो थाईलैंड। जी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू expand vision of learning, to universalize primary education and to reduce illiteracy. जी, 1990 Sir, universalize primary education. Yes, 1990 में 1990 में जॉमटिन कॉन्फ्रेंस थाईलैंड में हुई थी। इसमें इसको E9 फोरम भी कहा जाता है। ईफा गोल्स कब डेवलप किए गए थे? सबसे पहले में इसकी कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? जी सॉरी, क्या पूछे सर? कॉन्फ्रेंस का नाम जॉमटिन कॉन्फ्रेंस, GOMTIEN। जॉमटिन थाईलैंड में हुई थी 1990 में।
1990 में। इसको जो है वो E9 इनिशिएटिव या E9 फोरम भी कहा जाता है। इसमें 9 डिफरेंट ममालिक थे जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। E स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड 9 जो है वो 9 डिफरेंट कंट्रीज़ थे। अब E9 कंट्रीज़ या E फोरम या E9 इनिशिएटिव या E9 फोरम जॉम्पटन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इसमें इन 9 ममालिक ने एक इनिशिएटिव लिया था। वो इनिशिएटिव क्या था? ईफ़ा था, एजुकेशन फ़ॉर ऑल। इससे क्या मुराद है? एजुकेशन फ़ॉर ऑल से मुराद ये है कि तमाम बच्चों को बिला तफरीक जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना। तमाम बच्चों को बिला तफरीक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। एजुकेशन फ़ॉर ऑल, ईफ़ा स्टैंड्स फॉर एजुकेशन फ़ॉर ऑल। इससे मुराद इंक्लूसिव एजुकेशन भी है। ये इस ईफ़ा के 6 गोल्स थे। कितने गोल थे? टोटल 6 गोल थे ईफ़ा के। सबसे पहला था, ये मैं आपको एक तरतीब से बताता हूँ, आपको याद रह जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आजकल हमारा जो तालीम स्टार्ट होती है वो होती है EC से। तो पहला गोल था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, ठीक है, ECE एजुकेशन को प्रोवाइड करना। दूसरा था UPE, जिसको हम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। यही UPE यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो MDG2 था, आज सुबह हमने डिस्कस किया था इसको, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लीजिएगा मॉर्निंग वाला लेक्चर। अच्छा, दूसरे नंबर पे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, रीजॉइन कर लें। तीसरे नंबर पे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आप लोगों की तो आ रही है जी, आवाज़ का इशू है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बताएं। कोई इशू? सेकंड पॉइंट बताइएगा। थर्ड पे भी मैं पहुंचा नहीं हूँ, वेट कर लें। आवाज़ का इशू जिनको आ रहा है, किसी को आवाज़ क्लियर है? पहले तो ये बताएं। सर अभी क्लियर है, लेकिन पहले चलें क्लियर है तो देखें जी, छः जो गोल्स हैं ना ईफ़ा के, वो मैं बता रहा हूँ, 6 गोल्स। अब सबसे वेरी फर्स्ट वन है, जैसे हमारा एजुकेशनल लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है? EC से स्टार्ट होता है। तो वेरी अच्छा, यहाँ पे आप में से जो बुक लेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि किसी को मैं दूँ कुछ पेज जो है वो, उसमें पेज नंबर गलत मेंशन है, ये इस सवाल का गलत लिखा हुआ है। अगर आप में से जो ले तो 289 पेज है, वैसे इसका लिख लें कहीं पे। आपके पास जो जिनके पास बुक्स हैं उनमें वो आप देखें, नेशनल एजुकेशनल जो पॉलिसी है 2009, ये जो टॉपिक है ना चैप्टर नंबर 8 में, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2009, उससे पीछे वाला जो पेज है, यानी इस 2009 पॉलिसी जो मेन टॉपिक का टाइटल है, इससे जो लास्ट टॉपिक है वो यही ईफ़ा के ऊपर है, 6 गोल्स के ऊपर। आपकी बुक्स में होगा, देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले है ECE एजुकेशन, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों एडिशन में होगा, इसी पेज पे। पेज नंबर चूँकि जो मैंने फ़ाइल ओपन की है वो और है, आपके पास जो बुक्स हैं उन पे और होगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये पहला गोल था ईफ़ा का। दूसरा था UPE, अब यानी EC आ गई एजुकेशन, फिर क्या आ गई? UPE आ गई। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाती है, मैं चलें तरतीब से मैं बता देता हूँ। तीसरा जो गोल है वो है लाइफ स्किल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी पहले नंबर पे EC एजुकेशन, दूसरे नंबर पे प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तीसरे नंबर पे लाइफ स्किल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी लाइफ स्किल्स डेवलप करना। चौथे नंबर पे आ जाती है अडल्ट लिटरेसी, ठीक है। पाँचवें नंबर पे आ जाता है जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी और इक्वालिटी बेस्ड जो एक एजुकेशन है। और छठे नंबर पे आती है क्वालिटी एजुकेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ, EC एजुकेशन, फिर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, फिर लाइफ स्किल्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, फिर चौथे नंबर पे अडल्ट लिटरेसी, पाँचवें नंबर पे इक्विटी एंड इक्वालिटी, और छठे नंबर पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये 6 जो है वो मेन गोल से एजुकेशन फॉर ऑल जॉम्पटन कॉन्फ्रेंस E9 फोरम या E9 इनिशिएटिव्स के। इसके बाद अब जो मौजूदा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें वर्ड यूज़ हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, यानी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? वही बात है कि हमारी क्लास के अंदर चाहे वो क्रिश्चियन यानी नॉन मुस्लिम स्टूडेंट हैं, क्रिश्चियनिटी के हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज़ 5 हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा,
उसके साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माइनर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या जो मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे विजन का है, मूवमेंट का है वगैरह, यानी स्पेशल बच्चे। तो वो बच्चे जिनको कोई माइनर डिसेबिलिटीज़ हैं या माइनॉरिटीज़ के बच्चे जब हमारे मेन स्ट्रीम यानी जनरल एजुकेशन में हमारे ही बच्चों के साथ 5 माइनॉरिटीज़ ग्रुप के जी 5 माइनॉरिटीज़ ग्रुप बता दे प्लीज़। जी, ये हमारे बच्चों के साथ जब पढ़ते हैं ना, एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में, एक ही टीचर, एक ही कंटेंट जब उनको पढ़ा रहा होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। क्रिश्चियनिटी, हिंदू, सिख, पारसी एंड कादियानी। क्रिश्चियनिटी, हिंदू, सिख, पारसी एंड कादियानी। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। ये किस शायर की का शेर है? ये अल्लामा इकबाल का है। ये उनकी एक नज़म है खुशहाल खां की वसीयत, उसमें से लिया गया है। जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट? प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक्सप्लेन करें। डेवलपमेंट किसको कहते हैं? हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था ग्रोथ और डेवलपमेंट। उसी पॉइंट को क्लिक करें, यहाँ पे दोबारा चेंज करें। डेवलपमेंट कहते हैं चेंज इन फॉर्म, आपकी हालत में तब्दीली। आपको एक चीज़ का नहीं पता, अब आपने वो सीख ली है, आपकी डेवलपमेंट हो गई है। ठीक है, इसी तरह 3 टर्म और यूज़ होती हैं। एक होती है ट्रेनिंग, एक होती है डेवलपमेंट, और एक और भी होती है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन। जी, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओरिएंटेशन कहते हैं किसी भी चीज़ से अवेयर करना, यानी जो आपकी जॉब है उससे, उसके बारे में जो आपकी अवेयरनेस होती है ना, अवेयरनेस अबाउट समथिंग, यानी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ के बारे में जानना, समझना। यानी आप टीचिंग करेंगे तो आपको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में स्टाफ से इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें जो आपको कराई जाएंगी, ये आपकी ओरिएंटेशन होगी। देन आती है ट्रेनिंग, हाउ टू डू योर करंट जॉब, इट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। हाउ टू डू योर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप अपनी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे अदा करेंगे, ये डेवलपमेंट होती है। मैं ये थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अपने माइक ऑफ कर दें प्लीज़। किसका ऑन है? डिस्टर्बेंस हो रही है। ओ अल्लाह के बंदो बंदियों, माइक ऑफ कर दो। आसिया, आपका माइक ऑन है। अल्लाह आपको हज पे ले जाए अगले साल। अच्छा, बात सर मैं आमीन, लेकिन मैं तो हॉस्टल में हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है सर। लेकिन माइक आपका ही ऑन था। चलें, बहरहाल बात मैं कर रहा था, कहाँ पे था मैं? डी ट्रैक हो जाता है ना बंदा, वो दिमाग हमारा, मेरा पहले वैसे ही खिचड़ी बनी होती है हर वक्त सोच सोच के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम और असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा होते हैं, वो फिर बंदा डी ट्रैक हो जाता है। मैं बात कर रहा था ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। ये सवाल पूछा गया था लास्ट टाइम में, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। अब दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओरिएंटेशन कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल का अपने डिपार्टमेंट या अपनी जॉब स्ट्रक्चर के बारे में अवेयर होना। ठीक है, यानी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ को जानना, ये क्या कहलाता है? ओरिएंटेशन कहलाता है। स्टाफ से इंट्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मालूमात। दूसरे नंबर पे आता है ट्रेनिंग, आप अपनी जॉब को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे आपने अदा करना है। तो इस चीज़ के लिए जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग अबाउट हाउ टू डू करंट जॉब, इट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। एंड देन आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से मुराद ये होता है हाउ टू परफॉर्म फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेशनल, सिंगल नेशनल करिकुलम आ रहा है, आपने इस करिकुलम को करिकुलम चेंज किया जा रहा है, तो आप इसके को कैसे पढ़ाएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे आपने यूज़ करना है। अब ये काम फ्यूचर में होना है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो जो पहले से उसके ऊपर वो जो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। करंट जॉब के लिए ट्रेनिंग होती है, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए डेवलपमेंट होती है। अच्छा, ये तो अलग एक कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे डेवलपमेंट से और चीज़ मुराद है। तो बात करने का मकसद ये, अगर आपसे उस हवाले से पूछा जाए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से पूछा जाए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ से अगर पूछा जाए तो वो भी हम डिस्कस करेंगे।
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग किसको कहते हैं? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन अबाउट व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू। कौन कब क्या और कैसे करेगा। प्री प्लानिंग जो प्लान ऑफ एक्शन हम तैयार करते हैं पहले से किसी टास्क को परफॉर्म करने से पहले, इसको हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं डिसाइडिंग इन डिटेल हाउ टू डू समथिंग बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट टू डू इट। आप अपना कोई काम स्टार्ट करने से पहले जो उसके ऊपर एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं, उसको या डिसाइड करते हैं डिटेल्स उसकी कि कैसे कौन क्या करेगा, तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं। What step you need to take to reach the goals, what changes and hurdles anticipate and how to utilize human resources and opportunities to reach these expected outcomes। ये objectives होते हैं प्लानिंग के। कौन से स्टेप्स आपको चाहिए, कौन से आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे आप डील करेंगे, अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो आप उनको कैसे फेस करेंगे, और आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो मटेरियल है। एक स्कूल या कॉलेज के अंदर तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं ह्यूमन, दूसरे होते हैं मटेरियल, तीसरे होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूमन में टीचर, नॉन टीचर, क्लर्क, क्लास फोर्स, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड एट्सेट्रा, ये लोग आते हैं, हेड मास्टर या प्रिंसिपल कॉलेज का, लैब अटेंडेंट। अच्छा, मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं इनमें आपकी क्लासरूम है, बिल्डिंग है, पानी है, बिजली है, फर्नीचर है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है एट्सेट्रा, ये आपके मटेरियल रिसोर्सेज हैं। थर्ड वन है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो स्कूल्स के फंड्स वगैरह हैं। तो प्लानिंग में हम इन तीनों रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। इसके लिए भी हम एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया प्लानिंग, कब कौन कैसे करेगा, पहले से हमने एक चीज़ डिसाइड कर लेनी है। देन दूसरे नंबर पे होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसे अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इट इन्वॉल्व्स चेंज फ्रॉम, अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी डेवलपमेंट थोड़ी सी और होती है, वो भी मैं बताता हूँ इसके बाद। इट इन्वॉल्व्स चेंज फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर। आप एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली। एक स्कूल है, उसके प्लॉट्स अच्छे नहीं थे, कमरे कोई ख़ास उनकी तरतीब नहीं थी, फर्नीचर की कोई ख़ास तरतीब नहीं थी, तो स्कूल कौंसिल, हेड टीचर, स्कूल टीचर्स ने मिल के क्या किया कि हमने स्कूल को डेवलप करना है। वो जो पहले वाली स्कूल की हालत थी, अब उस पर काम करके उसको रेनोवेट कर दिया गया है, स्कूल की लुक बढ़ा दी गई है, बेहतर कर दी गई है। इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंजेस आर एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स। आप अपने सिस्टम में कोई नई चीज़ ऐड करते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं, उसको अमेंड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तो ये आपकी डेवलपमेंट कहलाती है। इट इज़ डायनामिक, यानी चेंज होने वाली। इन दैट इट इन्वॉल्व्स अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर। ये डिफरेंस होता है प्लानिंग और डेवलपमेंट में। अब एक और आखिरी डेफिनेशन डेवलपमेंट की, 3 डिफरेंट डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको। अब जो लास्ट वन है, एक इंडिविजुअल की जगह अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट से मुराद चेंज इन फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर। एक इंडिविजुअल की फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर में जो तब्दीली होती है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। हाउ एन इंडिविजुअल परफॉर्म अ टास्क एक्यूरेटली, ये उसकी डेवलपमेंट कहलाती है। यानी एक इंडिविजुअल किसी भी टास्क को कितना एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकने के काबिल हो जाता है, ये भी उसकी डेवलपमेंट होती है। जी, ये 3 मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं। अगर किसी को समझ ना लगी हो तो यहाँ से रिवाइज़ फिर कर लीजिएगा वीडियो सुन के। नेक्स्ट है पीडा। व्हाट इज़ पीडा? पीडा स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इज़ दिस, ये क्या होता है। दूसरा है पेपरा। पीडा के बारे में कोई जानता है? जी, पंजाब एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी एक्ट 2006 में दिया गया था। पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन एक्ट। अच्छा, E&D से क्या मुराद होता है? ये सवाल भी पूछा गया था एक दफ़ा। E&D से क्या मुराद है? एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स। यस, E&D रूल से मुराद एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल। पीडा से पहले E&D रूल हुआ करते थे। ठीक है, पीडा से पहले पंजाब के अंदर एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल होते थे। 2006 में पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिनरी एक्ट, पीडा एक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ। पीडा मरियम उधर देखना 2-4 पेज होंगे अंदर, मैंने वो बुक से निकाले थे, मैंने कहाँ रखे हैं, कहीं जिम्मर
फॉल्ट देखना देखना वो बड़े अहम नोट्स हैं। अल्लाह की बंदी, पता नहीं मैंने कहाँ रखे हैं, इस कमरे में देख के सामने देख नहीं पता। सवेरा आप ना उनको ज़रूर बताएं पेजेस का, लेकिन काइंडली हमें तो ना बताएं कि आपके पेज गुम हो गए कि। अच्छा, बात हम कर रहे थे पीडा की। अब पीडा से क्या मुराद है? पीडा बेसिकली कोई भी एम्प्लॉय, इसकी कंडीशंस हैं 5, इसकी जो है वो 5 डिफरेंट ग्राउंड्स हैं। यानी अगर कोई सरकारी मुलाजिम या मुलाजमा इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, करप्शन, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ या डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स में इन्वॉल्व होता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी सज़ा होगी। इनएफिशिएंसी से मुराद ये है कि उसको कोई टास्क दिया गया, उसने वो पूरा ना किया। मिसकंडक्ट से मुराद ये है कि उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना किया। करप्शन से मुराद ये है कि उसने कोई माली बदउनवानी की है। सबवर्सिव एक्टिविटी से मुराद ये है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो हमारे कौमी यानी जो हमारे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। एंड लास्ट वन होता है क्या, डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट, जो ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं उनको डिस्क्लोज़ करना, उनको दूसरों के साथ शेयर करना। ये जो है 5 ग्राउंड्स हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, करप्शन, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ एंड डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स। इन 5 ग्राउंड्स की बेस पे, यानी इनमें से किसी भी कोई भी ग्राउंड अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम के अगेंस्ट जो है वो उस पर जो कंप्लेंट है की जाती है तो फिर इस पे बाकायदा इंक्वायरी होती है और उस इंक्वायरी की बेस पे उसको फिर पेनल्टी या सज़ा दी जाती है। इसमें 3 तरह की सज़ाएं हैं। एक सज़ा होती है माइनर पेनल्टी, एक होती है मेजर पेनल्टी और एक होती है पेनल्टी आफ्टर रिटायरमेंट। ये पीडा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसकी पेनल्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। जी, कोई बता सकता है कि माइनर पेनल्टीज़ क्या होती हैं? जी चले, मैं माइनर पेनल्टी में जो है ना छोटी सजा दी जाती है, मसलन थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर आपकी पे रोक दी जाती है। पीडा एक्ट में चले जी मैं बता देता हूँ। पीडा एक्ट में देखें किसी भी सरकारी मुलाजिम भी होता है सेंश्योर। चले मैं बता देता हूँ, किसी भी सरकारी मुलाजिम को या मुलाजमा की तनख्वाह उसकी डिसीजन होने तक 1 दिन के लिए भी कानूनी तौर पर नहीं रोकी जा सकती। सबा मुनव्वर साहब, पीडा एक्ट चाहे उस पर वो वाकई वो मुलजिम नहीं मुजरिम साबित हो चुका है, उसकी तनख्वाह बंद नहीं होगी जब तक उसके फैसले पे अमल दरामद नहीं होता। चलें जी, जो माइनर पेनल्टीज़ हैं इनमें सबसे पहले है सेंश्योर, यानी उसको वार्निंग दी जाती है कि भाई आइंदा नहीं करना वरना कान खींचेंगे आपके। दूसरे नंबर पे होती है फ़ाइन। फ़ाइन से मुराद ये कि सरकारी मुलाजिम की जो बेसिक पे होती है ना तो मैक्सिमम उसके बराबर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तीसरे नंबर पे आता है रिडक्शन टू लोअर स्टेज। हर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह की स्टेज होती है। स्टेज से मुराद ये होता है जैसे अब मैं 2017 में AEO सेलेक्ट हुआ था तो अब मेरी जो तनख्वाह की स्टेज है जो 2018 वाले हैं उनसे ज़्यादा है, यानी 2 और 3,000 2 से 3,000 मेरी तनख्वाह उनसे ज़्यादा होगी। इसी तरह जो 19 वाले हैं उनसे 6,000 ज़्यादा होगी, 20 वालों से 8,000 ज़्यादा होगी, 21 वालों से 10,000। तो बात करने का मकसद ये कि हर सरकारी मुलाजिम की पे की स्टेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू ईयर, फाइनेंशियल फिस्कल ईयर। अब वो ये जून में डिसाइड होता है, जून और दिसंबर में। अब जी जो सरकारी मुलाजिम फ़र्ज़ करें अब मैं हूँ ना तो मैं अब जो ले रहा हूँ 2017 वाली जो स्टेज है उसके मुताबिक तनख्वाह ले रहा हूँ। तो जब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे को सज़ा मिलेगी तो फिर मेरी तनख्वाह जो है वो 2019 वाली स्टेज पे आ जाएगी। क्या मतलब ये है कि मेरी जो तनख्वाह है वो 2 स्टेज कम हो जाएगी, 7 से 8,000 मुझे नुकसान होगा और ये मेरी पूरी सर्विस मुझे नुकसान होता रहेगा। रिडक्शन टू लोअर स्टेज विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स। हर साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह दिसंबर के महीने में बढ़ाई जाती है, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। ये रोक लेना इसको कहते हैं विद होल्डिंग। उसके बाद है विद होल्डिंग प्रमोशन। एक सरकारी मुलाजिम का लोअर स्टेज से हायर स्टेज में तरक्की कर जाना, इट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। तो प्रमोशन को रोक लेना, ठीक है। ये दोनों इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन या जो रिडक्शन स्टेजेस हैं ये मैक्सिमम 5 साल तक की ये रोकी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, सेंश्योर है फ़ाइन, लोअर स्टेज में उसको रिड्यूस कर देना और उसके बाद इंक्रीमेंट्स रोक लेना 5 साल के,
और प्रमोशन को 5 साल के लिए रोक लेना, ये है माइनर पेनल्टी। अब मेजर पेनल्टी की हम बात करते हैं उसकी पेंशन से रिकवरी, जो उसकी पे है, अगर उसने फ़र्ज़ करें को करप्शन की है तो जितनी सरकारी ख़जाने को उसने नुकसान पहुंचाया उसकी पे से उतनी रिकवरी करना। रिडक्शन टू लोअर पोस्ट, अब एक सरकारी मुलाजिम SST पे काम कर रहा है तो उसको EST बना दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे है फॉर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस, यानी जो उसकी 5 साल सर्विस है उसको ज़ब्त कर दिया जाएगा मुकम्मल, यानी ना वो प्रमोट होगा ना उस पर इंक्रीमेंट लगेंगे, ये सारी चीज़ें रोक दी जाएंगी। इसको कहते हैं फॉर फीचर ऑफ पास्ट सर्विसेज। चौथे नंबर पे है कंपलसरी रिटायरमेंट, उस सरकारी मुलाजिम को जबरी तौर पर रिटायर कर दिया जाएगा। पाँचवें नंबर पे है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, उसको इसकी सर्विस को ख़त्म कर दिया जाएगा। एंड छठे नंबर पे है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। अब जो बेसिक डिफरेंस होता है ना रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, एक सेकेंड वेट कीजिएगा प्लीज़। आज पाकिस्तान का फ़ाइनल है और अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, तो वो हमारे घर थोड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई, तो मेरे चाचू लोग जिस रूम में मैं बैठा था म्यूट करके आवाज़, वो सारे फिर यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, तो मैं कहा चलें आप लोग मैच देखें, मैं थोड़ा बाहर चला जाता हूँ। पाकिस्तान की प्रोग्रेस अच्छी है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला एशिया कप का टाइटल पाकिस्तान के नाम कर दें। बात कर रहे थे मेजर पेनल्टीज़ की, रिकवरी फ्रॉम पे या पेंशन से रिकवरी, लोअर स्टेज में उसको क्या कर देना, लोअर पोस्ट में सॉरी ले आना, SST से EST से PST। उसके बाद है फॉर फीचर, यानी 5 साल सर्विस ज़ब्त कर लेना। इससे मुराद ये है कि उसकी पिछली 5 साल में जो कुछ उसको सरकारी मराद या बेनिफिट्स मिले हैं वो सारे उससे वापस ले ली जाएंगे। इससे मुराद ये नहीं कि तनख्वाह ले ली जाएगी, यानी उसकी किसी तनख्वाह में जो इजाफ़ा हुआ, जो उसकी प्रमोशन हुई या उसकी जो सीनियरिटी बनी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद एक कंपलसरी रिटायरमेंट, उसको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया जाएगा। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, उसकी सर्विस ख़त्म कर दी जाएगी। और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये भी इसमें सर्विस दोनों में ख़त्म की जाती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे ना वर्ड होता है रीमूव, दोबारा आना, ठीक है, एक होता है ना ख़त्म होना, इसी को अगर दूसरे लफ्ज़ों में आप दूसरे सेंस में देखें ना तो री का मतलब क्या होता है, अगेन, एंड मूव, आना। तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस में उसकी सर्विस ख़त्म की जाती है, लेकिन वो किसी भी सरकारी पोस्ट के लिए, उसी पोस्ट के लिए भी दोबारा एलिजिबल होता है, वो अप्लाई कर सकता है। दोबारा अगर उसकी सिलेक्शन हो तो उस पर गवर्नमेंट को इतराज़ नहीं होता, वो आ सकता है उस महकमे में भी, किसी और महकमे में भी जा सकता है वो। जबकि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में वो किसी भी सरकारी ओहदे के काबिल नहीं रहता, यानी वो ताहयात नाअहल हो जाता है। ये मेजर पेनल्टीज़ हैं। फिर आफ्टर रिटायरमेंट पेनल्टीज़ हैं, उसकी पेंशन में से पेंशन को रोक लेना, उसकी पेंशन में से रिकवरी करना, जो उसने जो सरकारी कोई नुकसान वगैरह किया है, इसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी फ्रॉम पेंशन। ये आफ्टर रिटायरमेंट की पेनल्टीज़ हैं। इसी तरह यहाँ पे एक छोटी सी एडिशन में कर देता हूँ। एक एक्ट है, ये फ़ीमेल से सवाल पूछा जा सकता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ये एक्ट आया था, ये भी पंजाब गवर्नमेंट का है, 2010 में ये एक्ट आया था। ये दोनों स्कूल और कॉलेज में पीडा भी लागू होता है, और ये हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, ये दोनों इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे स्कूल कॉलेज लेवल पे। तो ये फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आपको पता है कि व्हाट इज़ हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। अगर कोई मेल किसी भी तरह से वर्बली, नॉन वर्बली, फ़िज़िकली किसी भी तरह से किसी भी फ़ीमेल को हरास करता है जब वो ऑन द जॉब होती है, अपनी जॉब पे होती है, तो उस मेल, चाहे वो जो मेल है उसी डिपार्टमेंट का या किसी भी और महकमे का है, तो सरकारी मुलाजिम है, तो ये सरकारी मुलाजिम की बात हो रही है, तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। एक तो होती है ना हमारी जो सिविल रूल्स होते हैं हमारे, जिसको पुलिस, महकमा पुलिस देखता है, अदलिया देखती है। अगर महकमे के अंदर इस तरह की कोई बात है तो महकमे का भी कानून है, और महकमे का कानून इस एक्ट के थ्रू उसको सज़ा या जज़ा देता है। इसकी 2 तरह की पेनल्टीज़ हैं, सेंश्योर है
रिकवरी ऑफ कंपनसेशन है, स्टॉपेज फॉर स्पेसिफिक पीरियड है, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है, ये माइनर पेनल्टीज़ हैं। और मेजर हैं रिकवरी, उसकी पे से रिकवरी, उसके लोअर पोस्ट पे रिड्यूस कर देना, कंपलसरी रिटायरमेंट है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस है और उस पर जुर्माना आयद करना। ये जो है ये भी दोनों फर्स्ट और सेकंड एडिशन में भी मौजूद हैं, आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। नोट्स भी मैंने आप सबको तकरीबन शेयर कर दिए थे, आप उनमें से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेपरा। बात हमारी लंबी हो गई थी। पेपरा सर पीडक के 5 ग्राउंड्स प्लीज रिपीट कर दें। 5 ग्राउंड। सर एक सवाल पूछना चाहती थी कि जब हम एक पर्सन रिटायर हो जाता है और उसने कोई करप्शन की होती है तो हम कितने साल तक आफ्टर रिटायरमेंट उससे वो पेनल्टीज या जो भी हम ये जब तक वो सरकारी मुलाजिम पेंशन जब तक लेता रहेगा, देखें उससे किसी भी वक्त ली जा सकती है, कोई ये स्पेसिफिक पीरियड फिक्स नहीं है ये 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ना। तो चूँकि उसने अगर कोई सरकारी तौर पे कोई करप्शन की है या उसके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिल जाते हैं तो किसी भी स्टेज पे जाके उससे ये रिकवरी या उस पर ये सज़ा जो है वो लागू हो सकती है। 5 स्टेजेस की बात हो रही थी। 5 जो इसकी स्टेजेस हैं उनमें सबसे पहले है इनएफिशिएंसी, टास्क दिया जाए उसको वो पूरा ना करे। मिसकंडक्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्कूल टाइम पे ना जाए, अपनी मर्ज़ी से छुट्टियां कर ले। मिसकंडक्ट। करप्शन, स्कूल का फंड आता है उसको मिसयूज़ करना। सबवर्सिव एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना जो कि नेशनल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट हो हमारी, या हमारी जो नेशनल कॉज है उसके अगेंस्ट हो, कौमी मफाद में ना हो, मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हो। डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स, जो सरकारी जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं उनको लीक आउट करना। ये 5 जो है वो ग्राउंड्स हैं। पेपरा स्टैंड्स फॉर, कोई बता सकता है? पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये 2 तरह के हैं, एक है पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और एक है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। फेडरल लेवल का जो इदारा है ना वो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हमारी सरकारी जितनी भी इदारे होते हैं, स्कूल, हेल्थ, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा, जितने भी सरकारी इदारे हैं उन सरकारी इदारों में जो ऑब्जेक्ट्स, इक्विपमेंट्स, मटेरियल जो कुछ ख़रीदा जाता है ना उसके जो फाइनेंशियल गाइडलाइंस इदारा प्रोवाइड करता है वो ये इदारा है पेपरा। पंजाब में पेपरा है और फेडरल में भी पेपरा है। इसमें फेडरल में पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी। आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ पेपरा, आपने पंजाब पे ही रहना है, ठीक है, पंजाब का ही बताना है। पंजाब प्रोक्योरमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये आर्डिनेंस 2002 के तहत ये बनाया गया था पेपरा। इसके जो फंक्शन है यानी पॉलिसीज़ बनाना। अच्छा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी जो सरकारी दफातर या इदारे हैं। पेपरा स्टैंड पर या जी आपकी ना आवाज़ करी थी तो अंडरस्टैंडिंग है। पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेपरा स्टैंड पर ये बता दो, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। आसान होने लगी है तो 2 मिनट का वक्फा होगा, मैं पानी पी लूँ, आप भी पी लें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसी से रिज्यूम करेंगे।
जी हम बात कर रहे थे पेपरा की, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका काम क्या होता है? इसके दो मेजर फंक्शन हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला है फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्लान्स फॉर पब्लिक फाइनेंसिंग, जो सरकारी इदारों के लिए जो भी फाइनेंसिंग की जाती है उसके लिए पॉलिसी यानी पॉलिसी बनाना। और दूसरे नंबर पे प्रोसीजर फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ख़रीदारी। तो जितने भी सरकारी इदारे हैं उनके लिए जिस किस्म की भी ख़रीदारी की जाती है उसका जो प्रोसेस है, जैसे भी पहले ऐसे ऐसे उसमें वो दिया जाएगा, टेंडर दिया जाएगा, इश्तिहार दिया जाएगा, फिर जो जो उसके प्रोसेसेस होते हैं उसके बाद फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट साइन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे, उसके मुताबिक वो काम पूरा करेगा। काम पूरा होने के बाद उसको डिपार्टमेंट जो है वो उसको देखेगा कि क्या वाकई जो सेट स्टैंडर्ड थे उनके अकॉर्डिंग इसने काम किया है, देन जो है उसको पेमेंट की जाएगी एट्सेट्रा, फिर वो हैंड ओवर हो जाएगा डिपार्टमेंट के। तो इसके काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। बहरहाल आप इतना ही याद रखें कि पॉलिसी बनाना और प्रोक्योरमेंट के का प्रोसीजर जो है वो बताना, ये पेपरा का काम होता है। पेपरा के जो पंजाब के जो रूल्स इस वक्त चल रहे हैं, जो मौजूदा पेपरा एक्ट चल रहा है पंजाब का, वो पेपरा एक्ट एंड रूल्स 2014 चल रहा है पंजाब का। करंट पेपरा रूल्स फॉर पंजाब आर पेपरा एक्ट एंड रूल्स 2014। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंट। ये पेपरा बना कब था? 2002 के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ये बना था। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट लीडर एंड ऑटोक्रेटिक लीडर। मैं एक स्कूल का हेडमास्टर लग जाता हूँ, अब मेरा स्टाइल दो तरह से होगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इलाके वालों को, बच्चों को मैक्सिमम सर्व करूँ। बच्चे जिस मकसद के लिए आते हैं उनका वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, यानी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। तो जब और दूसरा मेरा ये है कि मैं वहाँ पे अफसर बन जाऊँ, बादशाह दिखाऊँ, ये करो वो करो, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे रिज़ल्ट चाहिए, मुझे नहीं परवाह आपका कोई मसला है या नहीं है, छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, रिज़ल्ट आपके वीक्स हैं एट्सेट्रा। तो ये मेरे दो डिफरेंट स्टाइल हैं। जब एक लीडर का ऐसा स्टाइल जिसमें उसका जो पहला बिलीव या ऑब्जेक्टिव हो वो किस चीज़ के ऊपर हो, दूसरों को सर्व करने का ऑब्जेक्टिव हो उसका, यानी दूसरों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये हो, दूसरों की ग्रोथ, वेलबीइंग और प्रॉस्पेरिटी पे वो फोकस करे, गुड कम्युनिकेशंस हो, अच्छे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात वो बनाए, अपनी टीम के साथ, अपने मेंबर स्टाफ के साथ, ये एक स्टाइल। और दूसरा ऑटोक्रेटिक क्या है? ऑटोक्रेटिक से मुराद डिक्टेटरशिप, वो हर चीज़ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाए, वो किसी की जो नीड्स हैं उनको ख्याल ना करे, ज़रूरियात का ख्याल किए बगैर सिर्फ़ और सिर्फ क्या करें, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए या अपने टारगेट अचीव करे। सर्वेंट लीडर इज़ अ लीडरशिप philosophy built on the belief that the most effective leaders strive to serve others rather than accrue the power or take control. Servant leader focus primarily on growth and well-being of people and the communities to which they belong, while traditional leadership generally involves the accumulation and exercise of power by one at the top of the organization. Its focus remains on organization and its improvement and productivity. What are convergent and divergent questions? वो तमाम सवालात जिनका सिर्फ एक सिंगल पॉसिबल आंसर हो आर नाउन एज कन्वर्जेंट। कन्वर्ज का मतलब फोकस करना, ठीक है, डाइवर्ज का मतलब फैल जाना। तो वो तमाम सवाल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका सिर्फ सिंगल आंसर हो उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट क्वेश्चन कहते हैं। MCQs हमारे कन्वर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होते हैं नॉर्मली कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव नॉर्मली डाइवर्जेंट होते हैं।
तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में की डेफिनेशन क्या है, वो तमाम सवालात जिनका सिर्फ एक सिंगल करेक्ट आंसर हो उनको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनका एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर मौजूद हो। पाकिस्तान में फ़्लड की वजूहात क्या है, ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। क्लास में इस वक्त जितने भी स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट 3-3, 4-4 पॉइंट बता सकता है। पॉसिबल है कि सबके पॉइंट डिफरेंट हो, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान कब बना, तो आपका एक ही सबका जवाब होगा। अगर वो आप बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो वो गलत है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर डाइवर्जेंट की हम बात करें तो आप मैनी पॉसिबल सोल्यूशन दे रहे हैं और मुमकिन है कि वो सारे के सारे ठीक हो। तो वो सवाल जिनका एक ही करेक्ट आंसर हो उसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं, जिनके एक से ज़्यादा हो उनको डाइवर्जेंट कहते हैं। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एसएनसी ऑन एजुकेशन, एसएनसी का हमारी एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो एसएनसी को इनलाइन किया गया कुरान और सुन्नत की तालीम के मुताबिक। बहुत ही अच्छी बात है कि कुरान मजीद और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, हयात तैयबा, उसको शामिल किया गया है। हमारे उसके मुताबिक हमारे करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे करिकुलम को जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, जैसे यहाँ पे बात कीजिए टीम्स की, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी, ये TIMSS है, यहाँ पे मिस्टेक है, TIMSS, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी। ये वैसे बेसिकली एक इदारा है अमेरिका के अंदर। इसका फोकस क्या होता है, ये हर साल 1992 में, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट इसका ईयर याद नहीं है, बुक में लिखा हुआ होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। असेसमेंट के चैप्टर में, असेसमेंट का जो चैप्टर है उसमें जहाँ पे असेसमेंट इंस्टीट्यूट्स है ना, तो वहाँ पे इसका जवाब लिखा होगा जी। तो ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है। ये हर 4 साल के बाद चौथी और 8वीं जमात के बच्चों का मैथ और साइंस का कंपटीशन या उनका टेस्ट लेता है। अब इसका ये ना सिर्फ अपने मुल्क से बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को इनवाइट करता है कि आप अपने बच्चे हमारे पास भेजें। वहाँ पे बच्चे जाते हैं, कंपटीशन होता है उनके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, ठीक है। अब वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चों का लेवल क्या है और वर्ल्ड वाइड बाकी ममालिक के बच्चों का लेवल क्या है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने 2019 में पहली मरतबा ये ज्वाइन किया था। ये जो टीम्स कंपटीशन है ये ज्वाइन किया था। अब हमारा जो साइंस और मैथमेटिक्स का करिकुलम है इसको अलाइन किया गया है टीम्स के साथ, ठीक है। ये मॉडर्न चूँकि लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, इसके ट्रेंड डायनामिक हैं, चेंज होते रहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यूज़ ऑफ ICT, इसको भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट मेथड और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथडोलॉजीज़ ये इसमें यूज़ की गई हैं। और सिंगापुर और मलेशिया और कैम्ब्रिज का जो करिकुलम है, उनके जो करिकुलम के स्टैंडर्ड्स हैं वही हमारे करिकुलम को डिज़ाइन करने में यूज़ किए गए हैं। अब जब ये सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट, ये जब यूज़ किए गए हैं तो इनका ऑब्वियसली हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट द गवर्नेंस ऑफ परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही जो मौजूदा हमारे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं, इनकी गवर्नमेंट के बारे में ये सवाल मैंने क्यों यहाँ पे ऐड किया है। लास्ट टाइम उस्मान बुज़दार थे, ठीक है। ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है, लाजमी नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर पूछा जाए तो यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन था व्हाट यू थिंक अबाउट द गवर्नेंस ऑफ परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही की हुकूमत के बारे में आपका क्या, सॉरी उस्मान बुज़दार, तो उस्मान बुज़दार की हुकूमत के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सवाल ये था। लेकिन चूँकि अब वो नहीं रहे तो इसलिए मैंने इस नाम चेंज कर दिया था परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये उस वक़्त भी CM रहे थे पंजाब। उस वक़्त इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया था, रेस्क्यू जो पाकिस्तान में 1122 इदारा है ये इन्होंने कायम किया था। हाईवे पुलिस जो है ये इन्होंने जो है वो इदारा इस्टेब्लिश किया था। अब रिसेंटली जैसे इन्होंने ये गवर्नमेंट में आए तो इन्होंने अनाउंस किया था कि ग्रेजुएशन तक पंजाब में जो है वो स्कूल लेवल तक एजुकेशन फ़्री है। याद रखिएगा 10वीं जमात तक हमारे यहाँ एजुकेशन फ़्री है। लेकिन इन्होंने अनाउंस किया कि हम पंजाब के अंदर ग्रेजुएशन तक फ़्री एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट इदारों में।
तो ये इनकी अनाउंसमेंट है। बाकी इनकी प्रीवियस भी मैंने आपको बता दिया, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, रेस्क्यू 1112, पंजाब हाईवे पुलिस, ये इनके हैं। इसके अलावा आप अभी रिसेंटली जो फ्लड के लिए ये जो काम कर रहे हैं, एक दो लाइन ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन एक था, हाउ विल यू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ शहबाज शरीफ एंड उस्मान बुज़दार इन पंजाब। आप उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को पंजाब के अंदर कैसे कंपेयर करेंगे। शहबाज शरीफ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक उन्होंने पंजाब के लिए ज़्यादा इनिशिएटिव लिए थे बनिस्बत उस्मान बुज़दार के। शहबाज शरीफ टूक मैनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स फॉर पंजाब ड्यूरिंग हिज CM tenure like Khwaja Farid University, Rahim Yar Khan, Metro Bus Services in Lahore, Rajab Tayyib Urtagan Hospital, Muzaffargarh, Pakistan Kidney and Liver Institute, Lahore, Orange Line, Lahore, Metro Bus, Coal Power Project, Sahiwal, Metro Bus, Lahore, Multan, Rawalpindi, Islamabad, इन 3 जगह पे। इसके बाद उन्होंने पंजाब के अंदर हर प्राइमरी स्कूल में 4 टीचर प्रोवाइड किए थे। 2015, 16 और 18 3 दफ़ा रिक्रूटमेंट की और पंजाब के हर प्राइमरी स्कूल में 4 टीचर दिए। इससे पहले जो है वो 4 टीचर नहीं होते थे, कहीं पे 1 था, कहीं पे 2 होते थे। 2015, 16 यहाँ पे 16 आना चाहिए, तो 2015, 16 और 18 में इन्होंने ये इस्टेब्लिश किए। इसके साथ साथ इन्होंने दानिश स्कूल भी बनाए। पंजाब के अंदर इस वक्त 16 फंक्शनल दानिश स्कूल हैं, 4 जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। टोटल 20 दानिश स्कूल हैं। ये भी उनका जो है वो काम था शहबाज शरीफ का। अगर हम उस्मान बुज़दार की हुकूमत की बात करें तो ये कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना सके। उसकी रीज़न ये थी, इनिशिएटिव नहीं ले सके। एक तो कोविड आ गया था, यानी आपने बात ये नहीं करनी कि उस्मान बुज़दार जो है वो बुज़दार ही था, लाला ही था, ये बात नहीं करनी आपने, ठीक है, पॉजिटिव वे में बताना है। उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट स्टार्टेड, अच्छा इसमें इसका सबसे अच्छा इनिशिएटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और तो कुछ नहीं था। एक तो न्यू डील प्रोग्राम था जिसको हम आज मॉर्निंग में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप बता देंगे, ठीक है। और दूसरा तालीम घर एप्लीकेशन और TV चैनल, ये पंजाब में कोविड के दौरान जो है पंजाब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था। ये 2 चीज़ें आप बता सकते हैं, न्यू डील और ये तालीम घर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। What type of curriculum and method of teaching are followed by realism? रियलिज़म जो है वो किस तरह का करिकुलम फॉलो करता है? जी कौन बताएगा, कोई बताना चाहे? फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी। और इसका टीचिंग मेथड है हेलिस्टिक मेथड, इंडक्टिव, एक्सपेरिमेंटल मेथड, फील्ड ट्रिप्स, क्योंकि सर ये उस पे रियलिटी पे फोकस करते हैं ना जी। इसका जो रियलिज़म है ये इन्होंने साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसके साथ साथ साइंटिफिक मेथड में 2 मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं फर्दर, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, दूसरा इनका जो फोकस था ना वो 2 चीज़ों के ऊपर था। एक तो ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं यही रियलिटी हैं, और दूसरा ये कहते हैं कि हमारे जो सेंसेस हैं ना, इनके थ्रू हम जो है नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 इनके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इन्हीं को बेस बना के आप इनके मेथड याद रखिएगा। अब जो साइंटिफिक मेथड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड था। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग मेथड ये यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग मेथड? मैं बच्चों को सवाल बताता हूँ, मैं क्लास में मौजूद हूँ, मैं कहता हूँ मैंने पढ़ाना है लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट अपने बच्चों को। अब मैं क्लास में क्या करता हूँ, मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये देखें बेटा टेबल, क्या ये मूव कर सकती है, क्या ये सांस ले सकती है, क्या ये रिप्रोड्यूस हो सकती है? बच्चे कहेंगे नो सर, या जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसी की बुनियाद पे मैं बोर्ड के ऊपर लिखूँगा कि नॉन लिविंग थिंग की ये खसूसियात होती हैं, ठीक है। अब ये एक मेथड है। इसी को अगर मैं रिवर्स करूं तो मैं बच्चों को बताऊं कि भाई नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ना मूव करती हैं, ना सांस लेती हैं, ना रिप्रोड्यूस करती होती हैं, और फिर जैसे ये टेबल है। अब पहले मैंने उनको सारी बात बता दी, फिर मैंने एग्जांपल दिए। ये होता है हमारा डिडक्टिव मेथड, ठीक है, जिसमें हम सारा टॉपिक पढ़ा के एंड पे एग्जांपल देते हैं। इंडक्टिव मेथड में हम पहले एग्जांपल देते हैं, उसी से फिर रूल्स बनाते हैं, जनरलाइज करते हैं। बेसिक चीज़ पहले बताते हैं, एग्जांपल स्पेसिफिक चीज़ पहले बताते हैं, बाद में उसको एक्सप्लोर करते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी तरह जो कि 5 सेंसेस की बात हो रही है, तो ये फील्ड ट्रिप की, फील्ड ऑब्जर्वेशन की बात भी करते हैं कि फील्ड ऑब्ज़र्व की जाए, यानी 5 सेंसेस को यूज़ करना। और इसके साथ साथ
हेरिस्टिक मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड पे भी ये फोकस करते हैं। करिकुलम इनका सेल्फ डिसिप्लिन है, मोरल फिज़िकल साइंस है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, यानी जिसमें फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी किया जा सके, ये इनका फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैग्मेटिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म आर डिफरेंट हाउ, कैसे प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म एक दूसरे से डिफरेंट है, एक्सप्लेन करें जी, कोई बता सकता है? सर प्रैग्मेटिज्म जो है वो तो जनरल फिलॉसफी है और प्रोग्रेसिविज्म उस जनरल फिलॉसफी की बेस पर एक एजुकेशनल फिलॉसफी बनाई गई है। वैलिड पॉइंट है नंबर 1। और यस सर। सर जो प्रैग्मेटिज्म है बिल्कुल एक जैसे जी, सॉरी सर, प्रैग्मेटिज्म प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और प्रोग्रेसिविज्म प्रेजेंटेड बाय जॉन डेवी। चार्ल्स सैंडर्स पायर्स ने दी थी, और जो प्रैग्मेटिज्म है और जो प्रोग्रेसिविज्म है वो जॉन डेवी की है। जी बिल्कुल ठीक। और सर जो प्रैग्मेटिज्म है वो फोकस करता है सोसाइटी को, और जो प्रोग्रेसिविज्म है वो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज को फोकस करता है। जी इसमें डेमोक्रेसी की भी बात होती है, एक स्कूल डेमोक्रेसी की बात करता है और एक जो है वो सोसाइटी की डेमोक्रेसी की बात करता है। चलें जी, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपने बताए हैं और कुछ मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करता हूँ। सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिज्म जो है वो जनरल फिलॉसफी है, चार्ल्स सैंडर्स पायर्स इसके फाउंडर हैं, ठीक है। जबकि प्रोग्रेसिविज्म एक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है जो दी है जॉन डेवी ने। ये डिराइव की गई है जनरल फ़िलासफ़ी से, यानी प्रोग्रेसिविज्म डिराइव की गई है कहाँ से? प्रैग्मेटिज्म से। प्रैग्मेटिज्म का जो फोकस है वो रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड ट्रूथ है थ्रू एक्सपीरियंसेस, यानी जो फ़िलासफ़ी के 3 एरियाज़ होती हैं, नॉलेज, वैल्यूज़ और रियलिटी, तो इसका फोकस प्रैग्मेटिज्म का क्या है? इन 3 चीज़ों की तलाश का नाम है, ठीक है। रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज, वैल्यूज़ एंड रियलिटी थ्रू एक्सपीरियंस के थ्रू इन 3 चीज़ों को सर्च आउट करना, ये प्रैग्मेटिज्म का फोकस है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि कौन से टीचिंग मेथड, कौन सा करिकुलम बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लर्निंग कैसे अच्छी होती है। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म जो है प्रोग्रेसिविज्म है, ये यानी प्रोजेक्ट मेथड से, एक्टिविटीज़ मेथड से, लर्निंग बाय डूइंग जो डोमेन है उसके थ्रू बच्चे की जो लर्निंग है इसको इन्हांस करना, यानी उसके थ्रू उसमें प्रैग्मेटिज्म में एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू नॉलेज, वैल्यूज़ और जो रियलिटी है उसको सर्च आउट करना। जबकि प्रोग्रेसिविज्म में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट और लर्निंग बाय डूइंग डोमेन से अचीव करना। प्रैग्मेटिज्म और में जो वैल्यूज़ हैं ये डायनामिक होती हैं, और इसमें भी वैल्यूज़ ऑब्वियस, इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये इसमें भी यही कहा जाता है प्रोग्रेसिविज्म में कि ये वैल्यूज़ एक इंडिविजुअल ख़ुद क्रिएट करता है, एक लर्नर ख़ुद क्रिएट करता है। ये कहते हैं कि चाइल्ड इज़ सेंटर फॉर रियलिटी, और लर्निंग में चाइल्ड के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म जो है वो सोसाइटी की डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, यानी सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जबकि प्रोग्रेसिविज्म जो है स्कूल इन्वायरमेंट, यानी स्कूल में क्लासरूम के अंदर जो बच्चे की नीड यानी इंटरेस्ट हैं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, यानी चाइल्ड डेमोक्रेसी को ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि जो प्रोग्रेसिविज्म है ये चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स को प्रमोट करते हैं। प्रैग्मेटिज्म का जो फोकस होता है सोसाइटी के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनकी आपस में कोऑपरेशन पे फोकस होता है, जबकि प्रोग्रेसिविज्म का फोकस जो है क्लासरूम में बच्चों की आपस में कोऑपरेशन के ऊपर फोकस होता है कि बच्चे जो है चेंज के ऊपर मिलजुल के फोकस करें। ये कुछ डिफरेंसेस थे प्रोग्रेसिविज्म एंड प्रैग्मेटिज्म में। गला अब मेरा तकरीबन पूरा होने वाला है, अल्लाह खैर करे। 2
क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर एंड करेंगे। 79 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हायर एजुकेशन कमीशन एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, SED इसको कहते हैं, इसी तरह HED है, इसी तरह HEC है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर EC एजुकेशन से लेकर ग्रेड 12 तक यानी प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को कंट्रोल करने की एक ऑटोनोमस बॉडी है पंजाब के अंदर। इसी तरह जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पंजाब के अंदर जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उनको मैनेज करने का ये एक इदारा है। यानी कॉलेज लेवल की जो पॉलिसीज़ हैं और जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो प्लानिंग की जाती है, जो बजटिंग की जाती है, वो सारी की सारी कौन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। राजा यासिर हुमायूं सरफराज जो हमने बात की थी आज सुबह के, वो इसके जो हैं वो क्या है, वज़ीर हैं हायर एजुकेशन के। इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन, लर्निंग एंड related services for student as well as faculty, teaching and non-teaching staff serving in public and private colleges institute in the province of Punjab। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये HED है और HEC क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन है। 2002 में ये बना था हायर एजुकेशन कमीशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि सबसे पहले तो जो हायर करिकुलम है इसको क्या करना, हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का जो करिकुलम है ये डिज़ाइन और एनालाइज करना। अच्छा, इसके साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ये भी इसी का काम है। जो यूनिवर्सिटीज़ की का चेक एंड बैलेंस रखा जाता है ये भी इसी का काम है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके साथ साथ जो टीचर्स की डिग्रीज़ हैं उनकी एक्रेडिटेशन यानी अटेस्टेशन और उनको वैलिड या इनवैलिड करार देने का अख्तियार भी हायर एजुकेशन कमीशन के पास है। ये डिफरेंसेस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, व्हाट इज़ डिफरेंस अमंग प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। प्लानिंग हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा इस पर नहीं जा रहा। स्ट्रेटजी और पॉलिसी पे हम आएंगे। स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। स्ट्रेटजी किसको कहते हैं? लॉन्ग टर्म यानी लंबे ड्यूरेशन के लिए, यानी जिसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े नहीं होते, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं होते, लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम जो प्लान बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन और पॉलिसी टू अचीव ओवरऑल लार्जर एम्स, इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटजी कहेंगे। अब पॉलिसी किसको कहते हैं? पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट होता है, हार्ड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में हमारे पास एक गाइडलाइन या डॉक्यूमेंट होता है जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने हैं। लॉन्ग टर्म प्लान स्ट्रेटजी है एक डॉक्यूमेंट या रिटन स्टेटमेंट या रिटन गाइडलाइंस जो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, इज़ नाउन एज पॉलिसी। जी इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश तो की है लेकिन गला अब आगे साथ नहीं दे रहा। जी कोई सवाल आज के टॉपिक के हवाले से? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी। ये जो आपने 2010 में हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट बताया है, इसी के रिगार्डिंग सर एक 2020 में आया था ज़ारा एक्ट पंजाब में। जी जी 2020 में, तो ज़ारा एक्ट का पता होना चाहिए। लास्ट इंटरव्यू में पूछा था। ज़ारा एक्ट नहीं, ज़ारा एक्ट फुल फॉर्म है इसकी। हाँ वही ना, फुल फॉर्म ज़ैनब एक्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, ज़ारा ऐसे कहते हैं, ZARRA। जी जी तो आपको इसकी डिटेल पता है तो वो थोड़ा सा बता दें अगर आपको पता है तो। ये मेरे ख्याल में स्टूडेंट से रिलेटेड है, मुझे इसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पता। मैं थोड़ा बहुत पता है कि ये एक्ट आया था। जी वो इसलिए सर के इंटरव्यू में पूछा था ना, इस वजह से 2020 में ये एक्ट पास हुआ पंजाब में। कसूर में जो ज़ैनब बच्ची के साथ जो हैरेसमेंट का केस हुआ था उसके अकॉर्डिंग था। तो उसका जो फुल जो एब्रिविएशन है वो ZARRA है। जी जी चलें, इस पे भी इंशाल्लाह ताला फिर कल बात कर लेंगे। कोई और सवाल किसी का? Mm-hmm.